नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम न्यूज पंच और मैं हूं कृतिका। न्यूज पंच में खबरें सिर्फ खबर नहीं रह जाती बल्कि पावरफुल इंपैक्ट के साथ आपके सामने रखी जाती हैं। न्यूज पंच में हर खबर की तह तक जाया जाता है। यहाँ प्रेजेंटेशन का मिलता है नया अंदाज, फिर चाहे वो देश हो, दुनिया, राजनीति हो या फिर अर्थव्यवस्था या फिर आम आदमी से जुड़ी हुई खबर से जुड़े हर एक पहलू को पहुंचाने के साथ साथ ग्राउंड पर मौजूद अपने रिपोर्टर से भी जानते हैं खबर से जुड़ा हुआ एक एक अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबरों के साथ और नजर डालते हैं टॉप लाइन्स पर। और टॉप लाइन्स के साथ सबसे पहली और प्रमुख खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के संबोधन से जुड़ी, जहां उन्होंने हर निर्णय में नारी सशक्त भारत की तैयारी को लेकर के उनका ये संबोधन रहा और उनके इस संबोधन में कई सारी बातों का जिक्र उन्होंने किया कि महिलाओं ने किस तरीके से आगे लगातार बढ़ रही है, सशक्त महिलाएं होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो है पश्चिम बंगाल से जुड़ी, जहां पर 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होने, लेकिन जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी बढ़ता ही जा रहा है। अभी हाल ही में एक बार फिर से प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, उन्होंने फिर से एक आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। क्या है ये आरोप और आखिर ममता बनर्जी को किससे खतरा इस समय नजर आ रहा है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी। इसके साथ ही जो तीसरी प्रमुख खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी है, जहां वार्ता फेल हो चुकी है और हॉर्मुज के लेकर अब नया खेल नजर आ रहा है। अमेरिका की तरफ से एक नया ऐलान किया गया है हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर, तो वहीं ईरान ने भी इसको लेकर चेतावनी दी है। अब क्या ऐलान अमेरिका ने किया है और ईरान ने क्या चेतावनी दी है, बताएंगे इस खबर के बारे में भी विस्तार से आपको। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली और प्रमुख खबर के साथ, जहां आपको बता दें कि जिसे समझा गया कमजोर आज वही पहचान लिखेगी, जो थी अब तक खामोश अब वही संविधान लिखेगी। जी हां, महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में आरक्षण देने वाला अधिनियम सालों की मांग के बाद आया है और इसी पर आज दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद नया इतिहास रचने के करीब है। दरअसल ये इस अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, जिससे वो अपनी बात संसद और विधानसभाओं में रख पाएंगी, नीति निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगी और देश का नेतृत्व करेंगी। लेकिन यहाँ बात सिर्फ सीटों की नहीं है, बल्कि बात है सोच की, भागीदारी की और बराबरी की, क्योंकि जब आधी आबादी को पूरा हक मिलेगा तभी लोकतंत्र भी हमारा पूरा होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आज के संबोधन में उन तमाम योजनाओं का भी जिक्र किया जिन्होंने महिला सशक्तिकरण में अहम भूमिका निभाई, खासतौर पर पिछले 11 सालों में। आखिर कौन कौन सी ये महत्वपूर्ण योजनाएं हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय जो अब बहुत जल्द ही होने जा रहा है, संसद में नए युग के आगमन की बधाई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान दी। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 16, 17 और 18 अप्रैल को इतिहास लिखा जाएगा। सामाजिक न्याय नारा नहीं बल्कि कार्य संस्कृति होगी। इसके साथ इन्होंने कहा कि दशकों से महिलाओं को आरक्षण की जरूरत थी और दशकों की ये जरूरत, ये मांग अब पूरी हो रही है। महिला आरक्षण पर बहस को 4 दशक बीत चुके हैं और अब उनको उनका हक मिलने जा रहा है। साथ ही पीएम ने कहा कि सभी दलों ने अपने अपने ढंग से इसे आगे बढ़ाया है और अब भी उन सभी दलों का सपोर्ट। 2029 में महिला आरक्षण लागू होना ही चाहिए। विपक्ष की बातों पर हम मंथन कर रहे हैं, विपक्ष की तरफ से जो बातें रखी जा रही, जो पॉइंट्स रखे जा रहे हैं। इसके साथ ही संविधान विशेषज्ञों की भी सलाह इसको लेकर ली गई है। 16 अप्रैल से संसद में व्यापक चर्चा होगी और इस चर्चा पर हर किसी की नजर है, जिसमें हम देख पाएंगे कि संवाद, सहयोग और सहभागिता से काम होना चाहिए, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। इसके साथ उन्होंने कहा कि सबके सामूहिक प्रयास की भी जरूरत है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, और साथ ही जब महिलाएं देश का नेतृत्व करेंगी तो देश बहुत जल्द ही विकसित राष्ट्र भी बनेगा। सभी दल से राजनीति से ऊपर उठकर फैसले में साथ देने की बात कही और इस समय देश में सकारात्मक माहौल है, भारत की नारी शक्ति का असीमित योगदान, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और क्या कुछ कहा आज इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए, वो भी आपको सुनाते हैं। देश की विकास यात्रा के इन अहम पड़ावों के बीच भारत
21वीं सदी के सबसे बड़े निर्णयों में से एक निर्णय लेने जा रहा है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय यह है ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है। नारी शक्ति वंदन को समर्पित है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस सम्मेलन को संबोधित किया और कई सारी बातों का जिक्र किया। इसके साथ ही बीते कुछ सालों में किस तरीके से जो योजनाएं सरकार की तरफ से लाई गई उनकी भी बड़ी भूमिका नजर आई है, उसका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। प्रधानमंत्री ने आखिर कौन सी बड़ी योजनाओं का जिक्र किया, एक नजर उस पर भी डालते हैं। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का जिक्र किया और कहा कि पहले बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता था और उसको खत्म करने के लिए ये योजना लाई गई। उसके बाद में उज्ज्वला योजना की बात प्रधानमंत्री ने कही कि महिलाओं को चूल्हे चौके से के जो धुआं है उससे बचाने के लिए योजना लाई गई। तीसरी योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिससे कि जब महिलाएं माता बनती हैं तो उसके बाद में उनको एक मदद की राशि दी जाए। सुकन्या समृद्धि योजना, जिससे कि जो बेटियां हैं उनका भविष्य सुखद रहे और मजबूत रहे, इसलिए ये योजना लाई गई। उसके बाद में पांचवी योजना जनधन योजना और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, साथ ही स्वच्छ भारत मिशन का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के अपने संबोधन में किया है। लखपति दीदी योजना का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत जल्दी जो हमारा लक्ष्य है वो भी पूरा होने वाला है। इसके साथ नमो ड्रोन दीदी योजना का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि किस तरीके से माताएं बहनें आगे बढ़ रही हैं और नमो ड्रोन में अपनी भूमिका निभा रही हैं। और साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, अब इसका भी जिक्र होगा और आगे बहुत जल्दी संसद अब इतिहास लिखने जा रहा है, ये बात प्रधानमंत्री ने कही। हमारे साथ हमारी सहयोगी जया इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। जया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो अब सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि उन अनगिनत सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और एक बड़ा कदम है, जिसे बहुत पहले देखा गया था और महिलाओं ने जो सपने देखे थे अब वो उन सपनों को साकार करने का वक्त भी आ गया है। बिल्कुल कृतिका, क्योंकि जब महिलाएं सिर्फ योजनाओं की लाभार्थी नहीं बल्कि नीति निर्माण की भागीदार बनती हैं, तभी वुमेन लेड डेवलपमेंट का जो विजन है वो पूर्ण होता है। महिला विकास से वुमेन लेड डेवलपमेंट का विजन ये दुनिया को भारत ने ही दिखाया कि कैसे विकास के केंद्र में महिलाएं हो सकती हैं, और उसी विकास का एक पूर्ण अध्याय करता हुआ नजर आता है ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम। 3 दशक तक ये चर्चा, विवाद और राजनीतिक विरोध गतिरोध के चलते ये अटका रहा, लेकिन अब जिस तरह से प्रधानमंत्री कहते हैं कि यही समय है और सही समय है, तो समय आ चुका है कि ये जो 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो पारित हुआ था, अब वो यथार्थ बने, स्थायित्व बने और जमीन पर उतरे। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ऐसे सांसद या संसद भी ये नहीं चाहता कि हमने पारित कर दिया लेकिन अब ये लागू ना हो। तो बेहद अहम है 16, 17, 18 ये 3 तारीख जिसका जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और जैसे ही आज का ये संबोधन प्रधानमंत्री का बेहद अहम था कि 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से ये एक है। क्यों? क्योंकि इसकी तैयारी आज की नहीं है, पिछले 10 वर्षों से, पिछले 1 दशक से इसकी तैयारी की शुरुआत हो गई थी, जब विभिन्न योजनाओं के चलते, विभिन्न इनिशिएटिव्स के चलते महिलाओं को ग्रास रूट लेवल यानी कि जमीनी स्तर पर उन्हें सशक्त बनाया गया। जो कि जब सशक्त नारी होगी तभी सशक्त भारत होगा। और आज जब हम 2047 के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो भारत की आधी आबादी को इस तरह से पीछा नहीं छोड़ा जा सकता। क्यों वो सिर्फ योजनाओं की लाभार्थी रहे? क्यों आखिर वो नीति निर्माण में, क्यों वो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक, लोकतंत्र के सर्वोच्च मंचों तक अपना योगदान देने से क्यों वो वंचित रहे? और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम का ये विजन, ये बिल कानून आया, और जो सिर्फ संसद में महिलाओं की संख्या बढ़ाने की बात नहीं करता, ये महिलाओं को उनके हक, उनके सपने और उनके जो योगदान है उसे लोकतंत्र के सर्वोच्च मंच तक पहुंचाने की बात करता है। क्योंकि जाहिर है जब महिलाएं नीति निर्माण में आएंगी तो उनकी प्राथमिकताएं, जो उनकी जो सोच है वो भारत के विकास में भी साफ तौर पर नजर आएगी। बिल्कुल जया, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आज के संबोधन में कई सारी योजनाओं का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब एक बेटी पैदा भी नहीं होती हो उससे पहले से लेकर के और उसके आखिरी तक का पूरा किस तरीके से सरकार हर कदम पर मदद कर रही है बेटियों की,
उसका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या फिर सुकन्या समृद्धि योजना हो, या फिर मातृत्व वंदन योजना हो, या फिर महिलाओं को डिलीवरी के बाद में 6 महीने की लीव देने की बात हो, हर चीज का जिक्र प्रधानमंत्री ने इस दौरान किया है। बिल्कुल, ये वो भारत नहीं है जहां पर एक बेटी के पैदा होने पर ही उसे मार दिया जाता था। एक जन्म के अधिकार से लेकर जीने के अधिकार तक यहां पर इस सरकार की नीतियों ने हमारे देश की एक बच्ची को, एक लड़की को, एक महिला को हर वो अधिकार और सम्मान देने का प्रयास किया है जिसकी वो हकदार है। आप मां बनती हैं लेकिन आपको सही पोषण नहीं मिलता, दूर दराज के गांव में आपको प्राथमिक चिकित्सालय नहीं मिलता, आपको वो दवाइयां नहीं मिलती, लेकिन अब मिलती हैं। अगर बच्ची पैदा होती है उसके बाद मां को अपनी नवजात बच्ची को छोड़कर काम पे जाना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मटर्निटी लीव यानी कि जो मटर्निटी लीव थी वो 3 महीने की होती थी, उसको बढ़ा के 26 हफ्ते किया गया, 6 माह किया गया कि 6 माह तक बच्चे को मां का दूध मिलना चाहिए। इतनी बारीकी से महिलाओं को सशक्त करने और उनको स्वस्थ करने की जिस तरह की योजनाएं सामने आई, सिर्फ आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात नहीं हुई, यहां पर सामाजिक रूप से सशक्त करने की बात हुई महिलाओं की, और अब राजनीतिक रूप से हो रही है। महिला के हाथ में 4 पैसे होने चाहिए, वो अपनी घर की 4 दीवारी में ना रहकर वो अपनी घर की 4 दीवारी से निकले, वो सिर्फ चूल्हा चौका के साथ साथ अपने परिवार को भी पाले। आज हजारों लाखों की संख्या में महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं, अपनी आजीविका कमा रही है, 10 और महिलाओं को नौकरी दे रही है, ना सिर्फ अपने परिवार को बल्कि पूरे गांव को सशक्त कर रही है। यही सशक्त नारी अपने गांव की पंचायत में जब खड़ी होती है, महिला प्रधान बनकर, तो वही नारी भारत की संसद में क्यों नहीं आ सकती? यही तो है नारी शक्ति बंधन अधिनियम, जो आज पूर्ण रूप से हमारे सामने साकार होता हुआ नजर आ रहा है। हर किसी की नजर से इसका सपना देखा भारत की महिला ने, लेकिन जब वो राजनीतिक इच्छा शक्ति सामने आई तब जाकर ये नारी शक्ति बंधन अधिनियम आज साकार हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जया, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का, जहां आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे अब वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है, और अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया और कहा कि अगर सत्ता में बीजेपी आती है तो बंगाल बंट जाएगा, जिस पर बीजेपी ने भी अब पलटवार करके जवाब दिया। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता असल मुद्दों से ध्यान भटका रही हैं, और दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरीके का आरोप ममता बनर्जी ने लगाया हो। इससे पहले भी कई बार ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ चुनाव आयोग पर भी कई गंभीर आरोप लगा चुकी हैं। तो वहीं दूसरी ओर चुनाव से पहले अब हिंसा भी भड़क गई। माथाभांगा में बीजेपी प्रत्याशी पर हमला हुआ। जानेंगे ताजा अपडेट अपने सहयोगी सौरभ दत्ता से। उससे पहले आपको दिखाते हैं ममता बनर्जी ने आखिर क्या कुछ कहा है और बीजेपी ने किस तरीके से उस पर जवाब दिया है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगर हम बात करें तो बहुत जल्दी अब वोटिंग की जो तारीख है वो नजदीक आ रही है, और ऐसे में ममता बनर्जी लगातार आरोप भी लगा रही है। उन्होंने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो राज्य का विभाजन कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया, एक चुनावी प्रचार के दौरान किया था। एक चुनावी सभा को वो संबोधित कर रही थी और कहा कि जिससे राज्य की राजनीति अब गर्मा गई। ममता बनर्जी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुवेंदु अधिकारी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। शुवेंदु अधिकारी ने ममता के आरोपों को झूठा करार दिया और कहा कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रही हैं और राज्य में विकास का कोई काम नहीं हुआ है, और महिलाओं की सुरक्षा पर भी बड़े सवाल खड़े हुए हैं। जब कहते हैं कि कुछ नहीं बचा तो ऐसे झूठे प्रचार किए जाते हैं। तो इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का जो ये दौर है वो इस समय लगातार जारी है ममता बनर्जी और साथ ही शुवेंदु अधिकारी के बीच में। ममता बनर्जी बीजेपी को रोकने की कोशिश, और साथ ही कहा कि बीजेपी पर उन्होंने बड़े आरोप लगाए और कहा कि सत्ता में अगर बीजेपी आती है तो बंगाल बंट जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी ने इस पर जवाब दिया। शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी जो है वो असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही हैं। आखिर ममता बनर्जी के आरोपों पर शुवेंदु अधिकारी ने किस तरीके से जवाब दिया है वो आपको सुनाते हैं। झूठा, उनका पास मुद्दा नहीं है, विकास का काम नहीं किया है, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नारी सुरक्षा खत्म कर दिया है, इसलिए उनका पास मुद्दा नहीं है, इसलिए वो सब बोल रहा है। कोई फायदा होने वाला नहीं है, पूछ लीजिए ना यहाँ जो है इधर उधर 90% लोग ठीक कर लिया, इस बार कमल छाप।
तो सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो ये लगातार जारी है ही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चुनाव से पहले ही हिंसा भी कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में इस समय नजर आ रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और माथाभंगा में बीजेपी उम्मीदवार पर हमले की यह खबर सामने आई, जहां टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का ये आरोप है। सावित्री बर्मन की गाड़ी पर तोड़फोड़ की गई, लाठी डंडों के साथ अटैक उन पर किया गया और इलाके में अफरा तफरी का माहौल इस समय बना हुआ है, जिसकी ये वीडियो भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको लेकर पुलिस और केंद्रीय बलों की तैनाती भी इस समय वहां पर की गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, सबसे पहले चुनाव से पहले हिंसा की खबर कहीं ना कहीं सामने आ रही है, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है इसको लेकर आपके पास? कृतिका, देखिए कोच बिहार के माथाभांगा का जो इंसिडेंट है, कल रात की वो घटना है जहां पे शाम को पहले तो बीजेपी के एक प्रत्याशी निशित प्रामाणिक, जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, निशित प्रामाणिक का एक रैली चल रहा था, पक्षवाद चल रहा था। वह उसी वक्त टीएमसी के साथ झड़प हुआ और झड़प के बाद जब उस रास्ते से बाद में शीतलकुची के जो बीजेपी प्रार्थी है सावित्री बर्मन, उनकी जब गाड़ी पास कर रही थी तब उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। तो इसको लेकर बीजेपी का कहना है कि असल में टीएमसी का पैरों तले जमीन खिसक रहा है और इसीलिए टीएमसी अभी से हमलावर है और इसी का नतीजा ये सारी घटनाएं सामने को देखने को मिल रही है। और जो इंफॉर्मेशन आ रही है, काफी सारी गिरफ्तारी भी इस घटना पर हुई है। और आप जैसे कि जानते हैं कि पूरे बात को लेकर निर्वाचन कमीशन ने भी इसको संज्ञान में लिया है और साथ ही साथ राज्य पुलिस के तो जो आधिकारिक है उसमें तो पहले ही तबादला किया गया था। यहाँ तक कि कोलकाता पुलिस के भी कौन से ऑफिसर्स कौन से ड्यूटीज करेंगे उसमें भी काफी सारे बदलाव चुनाव आयोग ने किया है। कृतिका, इसके साथ ही सौरभ, कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस समय पश्चिम बंगाल में लगातार जारी है। ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बीजेपी को लेकर एक नया आरोप लगाया और कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो पश्चिम बंगाल बट जाएगा। हालांकि इसको लेकर के शुभेंदु अधिकारी ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। देखिए, ममता बनर्जी का जो पॉलिटिक्स है ये बीजेपी का समझ है और विपक्ष का भी ये कहना है कि असल में ममता बनर्जी 2021 में एनआरसी को मुद्दा बनाकर जिस तरह के से फायदे लिए थे सभी सीटों में, खास कर उन सीटों में जहां पर मुस्लिम समुदाय का वोट ज्यादा है, जहां पर उनका वोट बैंक ज्यादा है, उन सीटों पे तो ममता बनर्जी बार बार इस कोशिश में है कि 2021 की तरह इस बार भी ऐसा ही कोई मुद्दा पकड़कर वो चाहता है कि वो वोट एक तरफ से उनके पास आए, वो लेफ्ट में ना बटे, वो कांग्रेस में ना बटे, पूरा वोट वो चाहती है। तो इसके लिए पहले एनआरसी के लेकर वो कहने लगी कि असल में एसआईआर घुमाकर एनआरसी है और अभी वो कह रही कि डिलिमिटेशंस का मुद्दा वो कह रही है कि बीजेपी अगर पावर पे आएगा तो यहाँ पे वो डिलिमिटेशन हो जाएगा। टीएमसी का ये कहना, शुभेंदु अधिकारी सहित बीजेपी का ये कहना है कि असल में 15 साल में ममता बनर्जी की शासनकाल में ममता बनर्जी इतने सवालों के घेरे में है, चाहे वो कानूनी व्यवस्था हो, चाहे महिला की सुरक्षा हो, उद्योगहीनता हो, बेरोजगारी हो, शिक्षक घोटाला हो, घोटाले पर घोटाला हो और घुसपैठिया का मुद्दा, तो उसको निकालने के लिए इस तरह के एजेंडे के ममता बनर्जी वोटर्स को पास जा रही है ताकि वो एक विक्टिम कार्ड प्ले कर सके। इसमें भी 2021 वाला एक्सपीरियंस वो चाहती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए सौरभ, इस प्रमुख खबर से जुड़ी हुई। और इसी बीच न्यूज 5 में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर की। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव फिलहाल खत्म होता हुआ नजर नहीं हो रहा है
और इस घटनाक्रम में अब एक और नया खतरनाक मोड़ आ गया है। जी हाँ, हाल ही में अमेरिका और ईरान की वार्ता बेनतीजा रही, ये हम सब भी जानते हैं, जिसके बाद अब अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की पहरेदारी का भी फैसला कर लिया है। जी हाँ, अमेरिकी सेना ईरान पर समुद्री नाकेबंदी लागू करेगी और ये कदम उठाया जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर। तो ये बड़ा कदम इस समय उठाया गया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड के मुताबिक समुद्री नाकाबंदी ईरानी बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में, साथ ही जो उनके आसपास काम करने वाले जो सभी देश हैं, उनके देशों के जहाजों पर समान रूप से ये लागू होगा। अब जहां एक तरफ अगर हम देखें तो अमेरिका दबाव बनाने की तमाम कोशिशें कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने हॉर्मुज में सैन्य जहाजों के आने को सीज फायर का उल्लंघन बताया है। कुल मिलाकर एक बड़े टकराव की आशंका फिलहाल बढ़ चुकी है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी अखिलेश से। उससे पहले आपको दिखाते हैं हॉर्मुज की नाकेबंदी। तो हॉर्मुज की नाकाबंदी को लेकर के अमेरिका की तरफ से ये बड़ा ऐलान, जहां वार्ता फेल होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पर ये आदेश इस समय दे दिए हैं, जहां शाम 7:30 बजे भारतीय समय से नाकेबंदी, और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ईरान के बंदरगाहों में नाकेबंदी शुरू की जाएगी और वहां से जो भी समुद्री यातायात होगा, जो भी जहाज वहां से गुजरेंगे, उन सभी पर यह नाकाबंदी है। ईरान को शुल्क देने वाले जहाजों को भी वहां पर रोका जाएगा अमेरिका की तरफ से, और यूएस नौसेना टोल देने वाले जहाजों की पहचान करेगी कि आखिर वो कौन कौन से देशों के जहाज हैं जो ईरान को टोल दे रहे हैं। अब ऐसे में ईरान पर जबरन वसूली का भी आरोप अमेरिका की तरफ से लगाया गया है। तो ये ऐलान इस समय किया गया अमेरिका की तरफ से, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आईआरजीसी की तरफ से भी वार्निंग दे दी गई है इस नाकाबंदी को लेकर के, जिस तरीके से ऐलान अमेरिका ने किया है। आईआरजीसी ने दरअसल ये वार्निंग दी है और जवाब दिया है सीधे तौर पर, और कहा है कि सैन्य जहाजों का आना सीज फायर का उल्लंघन आईआरजीसी की तरफ से बताया गया, और कहा कि किसी भी कार्रवाई का वो कड़ा जवाब देंगे अमेरिका की तरफ से कोई भी कार्रवाई होती है तो। और कोई सबक नहीं सीखा, ईरानी विदेश मंत्री की तरफ से ये बात कही कि किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। सद्भावना से सद्भावना आती है और शत्रुता से शत्रुता आती है, ये बात उनकी तरफ से कही गई। तो आईआरजीसी की तरफ से भी ये वार्निंग इस समय दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ब्रिटेन की तरफ से भी एक इस समय बयान सामने आया, जहां ब्रिटेन ने पूरा पल्ला ही झाड़ लिया इस मामले से। दरअसल ब्रिटेन ने नाकेबंदी में मदद करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है, और जो मदद का जो दावा किया गया था कीर स्टारमर ने उसको खारिज कर दिया है। हॉर्मुज की नाकाबंदी में ब्रिटेन साथ नहीं देगा, ये बात उनकी तरफ से कही गई, और साथ ही ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने इस फैसले को एक तरफा भी बताया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं ताजा अपडेट के लिए, सीधा उनका रुख करते हैं। अखिलेश, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है आपके पास में, क्योंकि जिस तरीके से जो तनाव है वो अभी फिलहाल थमता हुआ और कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और आगे अभी ये तनाव और बढ़ता हुआ दिख रहा है। अखिलेश, चलिए हम फिर से संपर्क साधेंगे अखिलेश से, लेकिन लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ब्रिटेन ने फिलहाल पल्ला झाड़ लिया है इस पूरी खबर से जुड़े हुए, जहां इस जो मदद का जो दावा किया गया था, कीर स्टारमर ने उस मदद के दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। हॉर्मुज की नाकाबंदी में ब्रिटेन बिल्कुल भी साथ नहीं देगा, ये बात उनकी तरफ से कही गई। इसके साथ ही इसको लेकर के ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है उन्होंने इस फैसले को एक तरफा बताया है। लेकिन फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट की जब हम बात कर रहे हैं तो ईरान की तरफ से भी पलटवार किया गया, लेकिन वहीं अमेरिका की तरफ से एक नया ऐलान कर दिया गया है कि जो भी जहाज वहां से गुजरेंगे नाकाबंदी की जाएगी, और ऐसे कौन कौन से देशों के वो जहाज हैं जो ईरान को टोल दे रहे हैं उनकी भी पहचान की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल इस संघर्ष की अगर हम बात करें तो ये संघर्ष खत्म होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हाल ही में जो वार्ता हुई थी वो वार्ता फिलहाल अब फेल हो चुकी है, और वार्ता के फेल होने के बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी को लेकर ये बात कही कि यूएस सेना वहां पर मौजूद रहेगी और जो भी जहाज वहां से गुजरेगा उस जहाज पर नाकाबंदी की जाएगी, पूरी पहचान की जाएगी कि आखिर ऐसे कौन कौन से देशों के वो जहाज हैं जो ईरान को टोल दे रहे हैं। इस बात को जबरन वसूली की अभी बात कही गई इसको लेकर के, तो वहीं ईरान की तरफ से भी पलटवार किया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी जहाज अगर वहां से गुजरता है तो ये सीज फायर का उल्लंघन होगा, ये बात उनकी तरफ से कही गई। तो ऐसे में फिलहाल जो हालात हैं वो अभी भी संघर्ष या यूं कहें कि जो तनाव है वो अभी भी फिलहाल बना हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच में वार्ता फेल होने के बाद में एक एक अपडेट पर नजर लगातार हमारी बनी हुई है इस खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, कल सुबह फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।